भी हमारे देश के इंस्टीट्यूशन से रिकॉग्नाइज जो कि गवर्नमेंट के की तरफ से इस्टेब्लिश है, उसमें हमारा रिप्रेजेंटेशन यानी मुस्लिम मिनॉरिटी का नहीं के बराबर है। सच्चर कमीशन और उसके बाद मिश्रा कमीशन ने यह भी माना है कि मुसलमानों का कंडीशन तो इतना बुरा हो गया है कि उनसे अब शेड्यूल कास्ट आगे हैं, यानी लोवेस्ट पायदान पे आज की डेट में मुस्लिम हैं। इसका रीज़न जो है वो हिस्टोरिकल भी है और मुस्लिम मिनॉरिटी की अपनी कमियां भी हैं। हिस्टोरिकल ये है कि मंडल कमीशन से पहले अगर आप देखेंगे तो रिजर्वेशन कैटेगरी जो है वो सिर्फ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए था। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स में हमें जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने जो पॉलिसी बनाया था, पहले हम ये बात क्लियर हो जाए कि रिजर्वेशन का ये जो सिस्टम है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का ही सिर्फ देन नहीं है, बल्कि इससे पहले जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पास हुआ था उसमें रिजर्वेशन का प्रावधान था। अब वो रिजर्वेशन का प्रावधान सही मानों में बिल्कुल सेकुलर फेनोमेनन था। सेकुलर फेनोमेनन का मतलब कि अगर एक कास्ट इकोनॉमिकली एजुकेशनली बैकवर्ड है, educationally, economically, as well as socially. Socially backward means if socially they are treated as untouchable. If economically they are below poverty line. और एजुकेशन में उनका बहुत ज़्यादा योगदान नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में ये माना गया कि ये कम्युनिटी जो है ये कास्ट बैकवर्ड कास्ट है। बैकवर्ड कास्ट के लिए सिस्टम ये रखा गया कि उनको रिजर्वेशन कास्ट बेसिस पर दिया जाए, सही मानों में कास्ट बेसिस पर। अब अगर एक कोई जूता सिलने वाला या जूता पॉलिश करने वाला अगर वो मुस्लिम है तो उसको भी रिजर्वेशन था, अगर वो मुस्लिम नहीं है तो उसको भी रिजर्वेशन था। और इस जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जब इसके ऊपर डिबेट हुआ कि रिजर्वेशन कैसे दिया जाए, तो यही कैटेगरी रखा गया जो 1935 में रखा गया था। लेकिन बदकिस्मती से 1950 में एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के ज़रिए उस रिजर्वेशन फैसिलिटी से मुसलमानों को, क्रिश्चियन को और बौद्धिस्ट को निकाल दिया गया। बौद्धिस्ट के मतलब मैंने कहा कि फिर 1990 में वीपी सिंह के ज़माने में उनको जोड़ दिया गया। तो अभी दो कम्युनिटी, चाहे उनके फ़र्द कितना हो बैकवर्ड हैं, उनमें जो बैकवर्ड कास्ट है वो कितना हो बैकवर्ड हैं, उनको रिजर्वेशन नहीं है शेड्यूल कास्ट में। अब आगे की जो बात आ रही है कि उसके बाद मंडल कमीशन आया। मंडल कमीशन में मुसलमानों के कुछ कास्ट को इंक्लूड किया गया जो कि इकोनॉमिकली और एजुकेशनली बैकवर्ड थे, उनको रिजर्वेशन जो है मंडल कमीशन में मिला। लेकिन क्या वो कास्ट जो जिनको इंक्लूड किया गया है वो एनफ है या कम है, या क्या वो उनसे कम्पीट करने के पोजीशन में है जिनको इंक्लूड किया गया है? तो आज की डेट में जो डेटा बताता है वो कहता है कि नो, मुसलमानों का अब कुछ हमारे जो मुस्लिम इंस्टीट्यूशंस हैं, इदारे हैं, वो अक्सर ये बात कहते हुए सुनाई देते हैं कि मुसलमानों में सिर्फ दो ही कैटेगरी है, या तो आप ज़कात देने वाले हैं या ज़कात लेने वाले हैं। लेकिन ऐसे कहने वाले ग्राउंड रियलिटीज़ को भूल जाते हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमानों में कास्ट सिस्टम उसी तरह से प्रिवेलेंट है जिस तरह से कि मेजॉरिटी कम्युनिटी में है। मुसलमान तो हो गए लेकिन कास्ट सिस्टम से उन्हें पीछा नहीं छोड़ा, वह आज भी जो है उसी तरह से ट्रीट किए जाते हैं जिस तरह से जब वो मुसलमान नहीं थे ट्रीट किए जाते थे। यहाँ तक कि जो बहुत ही विडंबना है, अक्सर कहते हैं कि हमें ये देखना चाहिए कि क्या बेटी रोटी का रिलेशन है, तब हम मानेंगे कि आप हमें अपने बराबर मानते हैं कि नहीं मानते हैं। विडंबना ये कि मुगलों के ज़माने में बेटी रोटी का रिलेशन देखा गया, लेकिन किस में? रूलिंग क्लास में। वो कभी परकोलेट ग्राउंड लेवल पर नहीं आए। एक तरफ राजपूत, एक तरफ मुगल। मुगल अपने को मुस्लिम कहते थे, राजपूत अपने को हिंदू कहते थे। लेकिन इन दोनों जो इलीट तबका था, इनमें बेटी रोटी का रिलेशन अच्छी तरह से था। क्योंकि हम सिर्फ ये जानते हैं कि अकबर की बीवी कौन थी, शाहजहां की बीवी कौन थी, औरंगजेब की बीवी कौन थी, लेकिन हमें ये नहीं मालूम है कि जो इनके दरबार में राजपूत जनरल थे
उनकी बीवियों में से एक बीवी मुग़ल थी या नहीं थी। हकीकत तो ये है कि जो मुग़लों के आर्मी में राजपूत जनरल की जो तादाद बढ़नी शुरू हुई, वो अकबर के ज़माने में 17% से लेके औरंगज़ेब के ज़माने में 34% हो गया। तो लोग ये तो गिनाते हैं कि इस तरह से उनका तादाद बढ़ता रहा, लेकिन चूंकि वो जनरल थे, वो ये भूल गए कि उस ज़माने में 2-3 बड़े लोगों की शादियां होती थी। तो जिस तरह से मुग़ल बादशाहों की शादी जो है एक न एक राजपूतनी से होती थी, उसी तरह से तकरीबन इन जनरलों की शादी एक न एक मुग़ल शहज़ादी से हुआ करती थी, यानी मुग़लों के टाइप से हुआ करती थी। इस बात बहुत कम लोग जानते हैं। तो बेटी और रेवटी का रिलेशन तो जुड़ा, लेकिन वो इलीट तबके में रहा, वो कभी ग्राउंड रियलिटी तब्दील नहीं हुआ। वे लोअर कास्ट के लोग जो कि मुसलमान इसलिए हुए कि शायद हमें समानता मिला, वो इत्तफाक से नहीं मिला। उसके रीज़न दसियों हो सकते हैं, लेकिन जो हकीकत है उसको सामने रखना होगा कि वो नहीं मिला। अब काजेज ऑफ बैकवर्ड जैसे आज की डेट में लेते हैं तो क्या कहते हैं कि सोशल इनइक्वालिटी है। सोशल इनइक्वालिटी का मतलब कि पैराग्राफ क्या है, उसको किस तरह से हम काउंट करेंगे, तो उसमें देखते हैं कि लैक ऑफ एजुकेशनल एक्सेस, कितने मुसलमान इस पोजीशन में हैं कि अपने मर्जी से अपने बच्चों को अपने मर्जी के स्कूल में एडमिशन दिला सकते हैं, उसको अफोर्ड कर सकते हैं। इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन लाजमी है कि जब इकोनॉमिक पोजीशन ही अच्छा नहीं है तो चाहते हुए भी अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में तालीम नहीं दे पाएंगे। पुअर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, जब हम अनअवेयर हैं, अच्छी तरह से वाकिफ़ नहीं है चीज़ों से, तो लाजमी है कि हमारा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी कम है। और कहीं से हमें इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट भी नहीं मिलता है, ये भी हमारे एजुकेशनल बैकवर्डनेस की एक रीज़न है। और आखिरी बात जो कि कंप्लीट हमारे ऊपर है कि हम बहुत कम जानते हैं कि सरकार की वो स्कीम्स कौन सी है जिससे कि मुस्लिम माइनॉरिटीज़ को फ़ायदे हैं या होने वाले हैं। आगे हम चाहे कुछ भी कहें कि अपने से हमें सोशल रिफॉर्म करना चाहिए, अपने से कोशिश करना चाहिए, लेकिन आज के डेमोक्रेटिक सेटअप में जब तक सरकार का सपोर्ट ना हो, तब तक आपकी कोई चीज़ जो है उस हद तक कामयाबी नहीं मिलेगी आपके अनथक मेहनत करने के बाद। इसीलिए हम कहते हैं कि गवर्नमेंट में पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हमारा ऐसा हो कि कम से कम हमारी सही बातों को गवर्नमेंट सुने और उस पर काम करने के लिए पॉलिसी बनाए। इसी तरह से मुस्लिम कम्युनिटी में जो ये बात यहाँ से आप लोग क्लियर लेकर जाइए कि ये कंप्लीट हमारा एक स्टैंड होना चाहिए कि जो मुसलमानों में बैकवर्ड कास्ट है उनका रिजर्वेशन मस्ट होना चाहिए, और तमाम मुस्लिम इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट शुड कम फॉरवर्ड टू टेक बेनिफिट ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द पुअर सेगमेंट ऑफ देयर सोसाइटी। यानी मुसलमानों में जो बैकवर्ड रह गए हैं उनके लिए अगर स्कीम सरकार निकाल रही है तो तमाम मुसलमानों को एकजुट होकर उसकी मदद करनी चाहिए। अब सवाल आगे ये होता है, ये सब चीज़ें उसी वक्त सही होगी जबकि मुसलमान ज़रा पॉलिटिकली भी अवेयर हो जाए, क्योंकि हमारे यहाँ अवेयरनेस कई किस्म की होती है। अगर हम रिलीजियस तौर पे अवेयर हैं, बिल्कुल सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, अजान का वक्त होते ही नमाज़ पढ़ने चले जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम पॉलिटिकली भी अवेयर हैं। अब इत्तफाक ऐसा है कि हम इसको रिलीजियस अवेयरनेस समझते हैं, उस पर कोशिश करते हैं, लेकिन पॉलिटिकल अवेयरनेस हमारे पास बहुत कम है। बात ये कि सरकार की उन पॉलिसीज़ को जो कि मुसलमानों के बेनिफिट के लिए प्रीवियस सरकार ने इनिशिएट किया था, उसको मौजूदा सरकार जो है वो तकरीबन ख़त्म कर दी है या ख़त्म कर रही है। जैसे माइनॉरिटी मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन, जो मुस्लिम को स्कॉलरशिप मिलता था उनके बैकवर्डनेस के बेसिस पे, वो स्कॉलरशिप का ख़त्म करना, और तमाम उस इंस्टीट्यूशन को जिसका कि ताल्लुक़ मुसलमानों से था या मुस्लिम कम्युनिटी से था, उसको तकरीबन पिछले 10-11 सालों में वो डिसएरेड सिचुएशन में आ गया है। इसलिए इस पॉलिसी को हमें एज ए मुस्लिम कम्युनिटी गवर्नमेंट के ऊपर रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए, दबाव डालना चाहिए कि हर वो चीज़ जो कि मुसलमानों के एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट के लिए गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएट किया गया था, उसको फिर से रिस्टोर किया जाए। मुसलमानों को अपने तौर पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोलना चाहिए, उसके ऊपर काम करना चाहिए, और उसमें किसी किस्म की कास्ट, कम्युनिटी या फ़िरका वाराना चीज़ें नहीं आना चाहिए। जब तक इन चीज़ों से हम अपने आप को पाक नहीं करेंगे, मुस्लिम एज ए कम्युनिटी
तरक्की नहीं कर पाएगी। इसी तरह से इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए जो सिस्टम है कि किस तरह से ईज़ी क्रेडिट एक्सेस हो, लाज़मी है कि बड़े काम अगर आज करना चाहें तो बगैर बैंक से लोन लिए हुए काम नहीं चलता है। उसमें किस तरह से हमें एक्सेस हो, सोशल अवेयरनेस हम किस तरह से बढ़ाएँ, पॉलिटिकल स्ट्रेंथ किस तरह से बढ़ाएँ और रिवाइवल ऑफ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन किस तरह से करें। कंक्लूज़न ये है कि मुसलमानों का बैकवर्डनेस या मुस्लिम कम्युनिटी में कुछ कास्ट का बैकवर्डनेस, वो सिर्फ मुसलमानों की बैकवर्डनेस नहीं है, बल्कि पूरे स्टेट की बैकवर्डनेस है। और इतनी बड़ी पॉपुलेशन जो कि यहाँ के डेटा के हिसाब से 20 करोड़ से ज़्यादा हैं, अगर किसी भी कम्युनिटी के, किसी भी कंट्री के 20 करोड़ से ज़्यादा लोग बैकवर्ड रहें, तो फिर वो कंट्री आगे नहीं बढ़ सकता है। फिर हमारा जो ये विश्व गुरु बनने का ख्वाब है, वो पूरा नहीं होगा। इसीलिए हमें सरकार से भी डिमांड है और इस चीज़ का हम बार बार पुरजोर डिमांड करेंगे कि जब तक सरकार अपना सोच नहीं बदलेगी इस सिचुएशन में, कि उस वक्त तक देश विश्व गुरु नहीं बन सकता है जब तक कि इस देश का हर सिटीज़न, हर ग्रुप आगे ना आए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात इस शुक्रिया के साथ ख़त्म करता हूँ कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि हमें मौका दिया गया। थैंक यू वेरी मच।